हेलो बच्चे लोग, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके बच्चे लोग, तो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ कहीं पर अगर आपने सोर्स चार्ज रखा Q, क्लियर है, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपल आई से देख कर नहीं बता सकते। फॉर दिस वी नीड एन अदर पॉइंट चार्ज विच इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो हम टेस्ट चार्ज को लाके यहाँ कहीं पर रख देते हैं Q0 को, और अगर इस पर एक फोर्स लगने लगता है, जैसे यहाँ पर रखेंगे, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F। क्लियर है, तो अगर यहाँ पर फोर्स लगता है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अवेलेबिलिटी है। और अगर यहाँ पर फोर्स नहीं लगता है, मतलब अगर F 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सोर्स पॉइंट चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो एरिया, वो लोकेशन जिस पर सिचुएटेड कोई दूसरा पॉइंट चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स फील करने लगता है, उसे हम उस सोर्स पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। गॉट दिस बच्चों, तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं द स्पेस around a point charge in which another point charge experiences an electrostatic force on it, is called electric field of that source point charge। ओके बच्चे लोग, उस सोर्स पॉइंट चार्ज की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। आई थिंक इट इज क्लियर टिल नाउ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, और ध्यान दो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच हो गया। अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसी को स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज is called electric field intensity at that point। ओके बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू बनेगा F/Q0। ओके बच्चे लोग, और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन पर कूलम इज इट्स यूनिट। इसकी यूनिट क्या आ गई प्यारे बच्चों, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट आ जाती है। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, अब ध्यान देना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू फोर्स वेक्टर अपॉन चार्ज, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, अर्लियर यू आर टोल्ड। फाइन बच्चों, और ध्यान देंगे यहाँ से अगर हम F का फार्मूला लिखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 टाइम्स E। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई पॉइंट चार्ज रखा जाएगा
तो 100% उस पर एक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ चार्ज पर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, अगर ये Q0 पॉजिटिव है तो बच्चों देखो F जो आएगा वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q रख रहे हैं आप, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड के पैरेलल लगेगा। गॉट दिस। और यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो Q0 का नेचर है वो निगेटिव है बच्चों, तो फिर जो F फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें अगर कोई निगेटिव पॉइंट चार्ज रख रहे हो -Q, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। गॉट दिस बच्चों, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आया। थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये बात आप सभी को समझ में आ जाती है। आई थिंक यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्म ऑफ फार्मूला तो अपन को पता चल गया, उसकी यूनिट पता चल गई और उसका नेचर पता चल गया है, और डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। क्लियर है? अब हम बात करने वाले किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चों मान लो यहाँ पर कोई एक सोर्स पॉइंट चार्ज Q है, बात समझ आ रही, और इसके कारण R दूरी पर सिचुएटेड किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को इंटरेस्टेड हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस कर देते हैं। क्या रख देते हैं? Q0। और जैसे Q0 रखोगे इस पर एक फोर्स लगेगा F, वो फोर्स हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो सिंस द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q, तो F इक्वल टू क्या फार्मूला आ जाएगा बच्चों, Q0 अपान R² एज पर कूलम्स लॉ। ओके, K की वैल्यू धर दो धीरे से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R², इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब हम फील्ड निकालेंगे बेसिक फॉर्मूला लगा करके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट P। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या बताया अपन ने, F अपान Q0। F की औकात यहाँ से रख लो बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R² और अपान में Q0। तो Q0 से Q0 हटा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² आ जाता है। इतने न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अगर किसी चार्ज Q को रख दिया जाए और उससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इतनी वैल्यू का फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर न्यूमेरिकल पर्पज से देखें तो इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको बताई जा चुकी है, 9 × 10⁹ Q अपान R²। देखा जाए तो किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज और उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी पर डिपेंड करेगा, R पर डिपेंड करेगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक चीज और यहीं पर मैं मार्क करता हूं, ध्यान देंगे। देखा जाए तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और दिया गया चार्ज भी कांस्टेंट होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/R² आएगा। यानी कि जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। अगर E और R के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। गॉट दिस? समझ में आ गया? अब बच्चों बात आती, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण ओके R दूरी पर सिचुएटेड किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
हमेशा उस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसी होगी बच्चों? रेडियली आउटवर्ड होगी ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और अगर यहीं पर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकालें उस पॉइंट P पर, जिसकी की डिस्टेंस r है मान लो, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड हो जाती है E एट दिस। क्लियर है बच्चों? तो कुल मिलाकर के किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। इस बात को और अच्छे से समझें। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज सपोज दैट Q रखा हुआ है और ये पॉइंट A है, इस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कराएंगे और इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है। और ढेर सारे पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे मान लिया ये Q1 है तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी E1। ऐसे मान लो यहाँ कहीं पर मान लो एक पॉइंट चार्ज माइनस का Q2 लिखा हुआ है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E2 यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल हमें जानना होगा थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पर आएगी और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अपन को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा से पता चल जाएगा। गॉट दिस? एम आई क्लियर टिल नाउ? तो बच्चों किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है और उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए हमें ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज बीइंग डिसाइडेड बाय रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। एम आई क्लियर टिल नाउ? ओके बच्चों, तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपन को बात समझ में आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण। पॉजिटिव चार्ज कारण निकालना हो तब भी यही फार्मूला लगाएंगे और नेगेटिव चार्ज कारण निकालना हो तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। गॉट दिस बच्चा लोग? तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हम यहाँ पर अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो बच्चों ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर सोर्स चार्ज मैंने रख दिया Q, क्लियर है, और यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखें Q0 तो इस पर एक फोर्स लगने लगेगा इस तरफ। फिर ये चार्ज यहाँ पर जब फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल मास होगा, एक्सिलरेट होगा तो इधर की तरफ मूव करेगा, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ पहुँचेगा एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड वो लोकस जिसके अराउंड कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज चलना स्टार्ट कर देता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम कह सकते हैं द लोकस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज around a source point charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो ये रेडियली आउटवर्ड होती है लाइक दिस, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। रेडियली का मतलब होता है बच्चों उस सरफेस पर परपेंडिकुलरली, रेडियली का मतलब उस सरफेस पर परपेंडिकुलरली, क्लियर है। तो इसे कहा जाता है Q ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन है। इसे कहा जाता है Q लेस देन 0 यानी कि निगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन है। और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाएं, क्लियर है बात, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेज आ जाते हैं। जैसे मान लिया हमने ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या बच्चा लोग निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फील्ड लाइन पॉजिटिव टू निगेटिव चलेगी, ठीक है, और ये रेडियली होंगी। कैसी होंगी? रेडियली होंगी, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसे अगर देखा जाए तो ये इधर की तरफ आएगी और ये इधर चली जा रही होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आ जाता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ जाती है, क्लियर है।
अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी डिस्कस कर लेते हैं। गॉट दिस? तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये होता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may never intersect each other। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस of electric field line at that point which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ही हमने ले लिया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रेडियली आउटवर्ड होंगी, क्लियर है बच्चे लोग? तो जो अगली प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं वो ये ध्यान देना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, पास होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ए ले लूँ और यहाँ पर कोई पॉइंट बी ले लूँ, तो आप देखेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होती है, और जहाँ पर दूर होती है वहाँ पर फील्ड कमज़ोर होती है। यानी कि इस केस में ई ए ग्रेटर देन क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है। क्लियर हो गई बात? कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है that is directly proportional to number of field lines in unit cross section। ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जहां पर, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू डेंसनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके बच्चों? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना क्लोज होंगी, जितना सघन होंगी, पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। क्लियर हो गई बात? कोई कन्फ्यूजन है? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है टू द सरफेस की परपेंडिकुलर रहेगा, इधर आउटवर्ड रहेगा या इनवर्ड रहेगा। आउटवर्ड होगा पॉजिटिव के कारण, इनवर्ड होगा निगेटिव चार्ज के कारण। एम आई क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं ये लिख सकता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। यानी कि द टेंजेंट at any point of electric field line gives the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। अगर पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होंगी, और निगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रेडियली इनवर्ड होंगी। क्लियर है बच्चों? किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा रेडियल होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। एक और बात समझ लेता हूँ मैं, जैसे कहीं पर किसी रीजन में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो बच्चा लोग ध्यान देना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा की जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम को डायरेक्शनल इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर E लिख दिया जाता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसे हम E = K भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर है? मतलब इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस जगह पर होगा।
अगर इसे हम ए पॉइंट कर दें, इसे बी पॉइंट कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू क्या बच्चा लोग, ई बी है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। सो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो बच्चों आप ध्यान देना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट तो ऐसे करेंगे को डायरेक्शनल इक्विडिस्टेंट इक्वल पैरेलल लाइंस के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर लिख दिया जाएगा ई नॉट इक्वल टू के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे फील्ड चेंज हो रही होगी। तो अगर यहाँ पर हम पॉइंट ए ले लें और यहाँ पर पॉइंट बी ले लें, तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, तो इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं प्यारे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह लेते हैं। गॉट दिस, बात समझ आ गई बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी वुड लाइक टू गो अहेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों ध्यान देना है, डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो चार्जेज होते हैं, यानी कि दो पोल क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग डाइपोल कह लेते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि डाइपोल क्या है, इस पर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी डाइपोल क्या, ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों जब कभी दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए जाते हैं, तो जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है बात। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, तो ये क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट point charges are placed at a small distance, then the system formed is called an इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक है, मतलब ए बी यहाँ पर क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसे ध्यान समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करने वाले बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो ध्यान देना है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया ना दो पॉइंट चार्जेस का, तो यहाँ पर ये डाइपोल का सेंटर हो जाता है मिड पॉइंट, जिसे हम O कह रहे हैं, और इसके बीच की डिस्टेंस को हम दो बराबर भाग में बांट देते हैं, ये L है और ये L है। तो जो 2L इफेक्टिव लेंथ हो जाता है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, और सेंटर से पास होने वाली इन दोनों पॉइंट चार्जेस से गुजरने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसे क्या कहा जाता है बच्चे लोग, एक्सिस ऑफ डाइपोल कहा जाता है। क्लियर है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल फॉर्म करने वाले चार्जेज में से किसी एक का मॉड ले लिया जाए, किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, और ये डाइपोल की जो इफेक्टिव लेंथ 12 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either point charges forming dipole and effective length of dipole is called electric dipole moment. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज
P इक्वल टू इधर चार्ज मतलब चाहे माइनस क्यू का चाहे प्लस क्यू का मॉड ले लिया तो क्यू हो गया, और उसकी इफेक्टिव लेंथ 12 हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट कहलाता है। क्लियर है बच्चे लोग? समझ आ रहा होगा एकदम बढ़िया से। और इसकी यूनिट की बात हो जाएगी तो चार्ज यूनिट क्या हो गई? कूलाम, और लेंथ यूनिट क्या हो गई? मीटर। तो कूलाम मीटर इज इट्स यूनिट, इसकी यूनिट हो जाती है। और ध्यान देना है कि जो डाइपोल मोमेंट है P ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर। तो दैट इज इन वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हैं? वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 12 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो स्केलर है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और इस P की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा ध्यान रखना है, ये P की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा और फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होगा, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाती है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा और हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा। ठीक है, और माइनस से प्लस चार्ज की तरफ रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है बच्चों? अगर हम बात करें यहां पर नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज की बात करें तो क्यू नेट क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 0 आ जाएगा डाइपोल पर, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक और स्टार पॉइंट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान देंगे बच्चों। जैसे हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर -2q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट दे दिए, यहाँ पर कह दिया +q है और यहाँ पर +q है। मान लो इसे नॉमिनेट दे दिया A और इसे कह दिया B और इसे कह दिया मैंने C। तो क्या ये सिस्टम डाइपोल बना रहा है? तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स ये डाइपोल बना रहा है, क्योंकि एक डाइपोल यहाँ बन रहा होगा, यहाँ पर -q और +q, AB एक डाइपोल बना रहा है, और एक दूसरा डाइपोल होगा जो यहाँ पर बना रहा होगा, यहाँ पर -q और यहाँ पर +q होगा AC। तो यहाँ पर 2 डाइपोल हो जाते हैं AB और AC। तो AB का डाइपोल मोमेंट किधर होगा? अलोंग AB होगा। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा और इस वाले का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। क्लियर है बात बच्चे लोग? ये डाइपोल मोमेंट होंगे, ये अगर P है तो ये भी P होगा, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या है? सेम है। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहीं इधर आएगा P नेट, और ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ये पता चलेगा वेक्टर P प्लस वेक्टर P से पता चलेगा। अगर ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो वेक्टर P नेट का जो मॉड आएगा वो आ जाएगा √P² प्लस P² प्लस 2P² कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो। बोलो समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन स्पेसिफिक केसेस। गॉट दिस? तो आई थिंक ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, ये कैसे बनता है, इसके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, यूनिट क्या है, डायरेक्शन क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर फुल्ली क्लियर टू यू ऑल, आई होप सो। इतनी बात समझ में आ जाती है। ओके बच्चा लोग, चलिए लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले बच्चे लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज, तो अपन को समझ में आ गया कैसे निकलता है, कि Q/R² से निकलता है। लेकिन बच्चों अगर अब मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लेट्स सी, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके बच्चों, आइए ध्यान देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बच्चों, तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इसमें 3 सिचुएशंस आ जाती हैं। तो पहले हम ले लेते हैं बच्चा केस फर्स्ट, C1। ठीक है, इसको कहा जाता है इन एक्सियल पोजीशन, और इसी को कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। ओके बच्चों, तो एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है डाइपोल की एक्सिस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स सी, हम मान लेते हैं बच्चों अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है। ये मान लिया AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
ठीक है, ये सेंटर O है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, ये लेंथ L है और ये भी लेंथ L है जैसा भी बताया था। ठीक है, और ये जो है AB को ज्वाइन कर लाइन इसकी एक्सिस है, तो हमने मान लिया इसकी एक्सिस पर सिचुएटेड यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जिसकी सेंटर से दूरी क्या बच्चा लोग, स्मॉल r है। इस पॉइंट P पर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। गॉट दिस? तो अब क्या करना बच्चा लोग, हम एक इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें B से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो O से P तक की डिस्टेंस R है, O से B तक की डिस्टेंस L है, तो B से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। गॉट दिस? और अगर हम A से निकालें डिस्टेंस, तो A से हो जाएगा बच्चा लोग R प्लस L। गॉट दिस? अब हम इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज कारण एक बार हम इस प्लस Q के कारण फील्ड निकाल लें, एक बार माइनस Q के कारण फील्ड निकाल लें, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें, तो अपन को डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। अब अपन को डायरेक्शन भी यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों। तो इस प्लस Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो E1 की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, दिस विल बी E1। और माइनस Q के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो E2 की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, यानी कि इस तरफ होगी E2। तो सबसे पहले हम E1 और E2 कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा E1 E2 में बड़ा कौन है छोटा कौन है, फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q के कारण E1 लिख रहा हूं, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K Q अपान R स्क्वायर। तो R का मतलब हो गया BP का स्क्वायर। ओके, इसे हम लिख पाएंगे K Q अपान BP की वैल्यू है बच्चा लोग R माइनस L का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग BP, B से P के अलोंग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये आ गई E1। इसी तरह हम लिख पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q, तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू K Q अपान AP स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इक्वल टू आ जाएगा K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर इन डायरेक्शन P टू A। क्लियर हो गई बात? P टू A डायरेक्शन में ये चलेगा। फाइन, समझ में आ रही बात? ओके बच्चों, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान दें, तो चूंकि E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां से देखकर हम बता सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो हम यहां पर लिखते हैं सिंस E1 ग्रेटर देन E2 हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैसे आएगा बच्चों, E इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस E2, और डायरेक्शन ज़्यादा वाले की रहेगी, तो E1 की वैल्यू है K Q अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस K Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन हो जाएगा BP, यानी कि B से P की डायरेक्शन में रहेगा जिधर E1 की डायरेक्शन थी। बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो K और Q तो कॉमन मिल रहा है, तो K Q कर लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपान R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। गॉट दिस बच्चों? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दिस साइड, यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो देखो E क्या मिलने वाला है, K इंटू Q इन ब्रैकेट एलसीएम ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में R माइनस L का स्क्वायर, इन अदर ब्रैकेट R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखो क्या मिलेगा बच्चों, एक ब्रैकेट में हो गया R माइनस L का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया R प्लस L का स्क्वायर, और इधर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ से दो तरीके हम लगा सकते हैं, या तो यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, या फिर A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर दें और A माइनस B का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अपन गोइंग टू यूज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या जाने वाला है K Q इन ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा A प्लस B, तो आ जाएगा बच्चों R प्लस L प्लस R माइनस L, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा A माइनस B, तो ये आ जाएगा R प्लस L माइनस दिस, तो माइनस R प्लस L हो गया,
और यहाँ देखो लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट दिस बच्चे लोग। तो देखो प्यारे बच्चों, एल से एल कट गया, आर से आर कट गया, जो बचा बचा लेते हैं, तो इक्वल टू आ गया के क्यू टाइम्स, ये आ गया एक ब्रैकेट में 2r, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2l, और अपान आ गया बच्चा लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गॉट दिस। अब एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर k को 2l के साथ लाते हैं, तो देखो क्या आ गया, E इक्वल टू आ गया k इंटू क्यू इंटू 2l इंटू में 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बच्चा लोग, और Q इंटू 2l डायपोल मोमेंट लिखना सिखाया था, तो इक्वल टू आ गया के पी इंटू में 2r और अपान आ गया बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं स्टार पॉइंट बना करके। कंडीशन ये है, इफ एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर हो जाए, यानी कि डायपोल बहुत छोटा हो जाए, तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के इंटू पी इंटू 2 इंटू आर अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आर की पावर 4। इससे कट कर देंगे बच्चों, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के इंटू 2p अपान आर क्यूब। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजिशन दिस न्यूटन पर कूलम। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजिशन। और यहाँ पर एक बात मैं स्टार पॉइंट बनाकर लिख देना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट की पैरेलल रहती है। तो ध्यान देना है, ये जो ई एक्सियल है दैट इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट पी। ये डायपोल मोमेंट पी के हमेशा कैसा रहता है, पैरेलल रहता है, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। क्लियर है बच्चों? आई थिंक ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले स्टेप में। अब हम केस 2 की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके बच्चों, तो अब हम केस 2 यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और फिर दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो लेट्स सी, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके बच्चों, तो अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है एक्सिस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट। अब हम बात करेंगे बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट। तो हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे और उसके सेंटर ओ से पास होने वाला उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट पी ले लेंगे, जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालना होगा। ठीक है, सो दिस विल बी सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर अभी तक का कंसेप्ट अपन को क्लियर है तो इसे भी हम कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम बात करेंगे इन इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसी को कहा जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हो या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन हो, दोनों का सेंस क्या है, एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों आइए देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो लेट दिस बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, यहाँ पर चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पर रख दिया माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस क्या है, एल है।
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कहीं यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर r दूरी पर जाकर के कोई एक पॉइंट P हो जाता है। एम आई क्लियर टिल नाउ बच्चे लोग? ये बात अपन को समझ में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो प्लस क्यू के कारण निकालना तो यहाँ पर इसे ज्वाइन करा देंगे एंड दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E1। माइनस क्यू के कारण तो माइनस क्यू को यहाँ से ज्वाइन करा लीजिए और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज इटसेल्फ आ जाता है, तो ये हो गया बच्चा लोग E2। बोलो समझ में आई बात? और इसका डायपोल मोमेंट इधर है, माइनस से प्लस की तरफ P है, तो इसके पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम E1 के दो कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना, E1 के दो कंपोनेंट, एक रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। व्हाट दिस? इसी तरह इस E2 के दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक कंपोनेंट तो इधर ही आएगा, ये हो जाएगा बच्चा लोग E2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। गॉट दिस? और ये B से P तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगी √r² प्लस l²। इसी तरह से A से P तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये भी आ जाएगी √r² प्लस l²। गॉट दिस? तो ये तो रहा डायग्राम बच्चों। डायग्राम आपको समझ में आ गया कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लोकेशन ले रखी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले प्लस क्यू के कारण फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण फील्ड निकालेंगे, फिर इसे हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू, E1 लिखता हूँ, E1 आ जाएगा बच्चों KQ/BP², यानी कि KQ/BP² का मतलब हो गया बच्चा लोग √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं E1 = KQ/r² प्लस l² अलॉन्ग BP, ये आ गई डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से हम लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू, इसे हम E2 लिखेंगे, तो E2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, सेम आएगा KQ/AP का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट सेम आ जाएगा KQ/r² प्लस l², और डायरेक्शन आ जाएगा P2A। क्लियर है बच्चों? अब हम लिखते हैं नाउ टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 एज शोन इन फिगर, और देखो E1 E2 क्या है, सेम है, तो बच्चों E1 sin थीटा और E2 sin थीटा सेम होगा और अपोजिट होगा, तो हम लिखेंगे E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट will cancel each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, while E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा being in same direction will give net इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल। ओके, तो ऐसे में लिख पाएंगे हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे आएगा बच्चा लोग, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो E1 E2 को एक साथ लिख दो तो E1 प्लस E2 आ जाएगा, और cos थीटा को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो E = आ जाएगा, E1 की वैल्यू रख दो KQ/r² प्लस l² प्लस KQ/r² प्लस l², और ब्रैकेट के बाहर cos थीटा यहाँ से निकाल लो, तो cos थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो जाएगा L/√r² प्लस l²। क्लियर है बच्चों? तो अगले स्टेप यहाँ से लिखता हूँ मैं, क्लियरिटी रहना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा E =
देखो के क्यू अपान दिस, के क्यू अपान दिस, तो 2kq हो जाएगा, यानी कि 2kq अपान, और साथ में एल भी है बच्चों, ये वाला एल लिख दिया, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रूट है, यानी कि हाफ पावर आ जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर क्या हो गई, हाफ। इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूँ, तो के को अलग लिख दिया, क्यू अलग लिख दिया, और 2l को एक साथ ले लिया मैंने, और अपान में ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ गई। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर लिखते हैं सिंस Q इंटू 2l डायपोल मोमेंट P हो जाता है, और कंडीशन लगाते हैं अगर डायपोल बहुत छोटा है यानी कि एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो E क्या आ जाएगा, K इंटू पी हो गया, और अपान आर स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो गई, एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया यहाँ से, तो E इन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या आ गया, KP अपान आर क्यूब आ गया। क्लियर है बच्चे लोग। इतना न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्वेटोरियल पोजीशन। दोनों ही सिचुएशन में अगर देखा जाए तो E इन इक्वेटोरियल पोजीशन भी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर क्यूब है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस r बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगी, घटेगी। एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया स्टार पर बनाकर लिखता हूँ मैं, E इन इक्वेटोरियल जो है वो क्या बच्चा लोग, एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट है, यानी कि जिधर डायपोल मोमेंट होता है उसके ठीक अपोजिट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन इधर है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो इसके क्या है, ठीक विपरीत है, यानी कि जस्ट अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट है। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये समझ में आ गया। एक और चीज ध्यान देना है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो K2P अपान आर क्यूब आया था, जबकि इक्वेटोरियल में क्या आ रहा है, KP अपान आर क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेटोरियल की फील्ड है इससे डबल होती है एक्सियल की फील्ड। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रही बात। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन्हें भी इन्फॉर्म करें और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक्सप्लोर कराएं ताकि आपकी फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड हो सकें और ये कंसेप्ट में क्लैरिटी ला सकें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके। और चैनल की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है जिसमें हम PDF भी भेजते रहते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं E एक्सियल इक्वल टू, आपने पढ़ा K2P अपान आर क्यूब, और आपने पढ़ा E इक्वेटोरियल KP अपान आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों यहाँ से 2 कॉमन कर लें अगर हम, तो E एक्सियल इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू कॉमन कर ले तो KP अपान आर क्यूब, और KP अपान आर क्यूब को हम लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल, यानी कि एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वेटोरियल पोजीशन की फील्ड की ट्वाइस होती है, या फिर इसे लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इक्वल टू हाफ ऑफ E एक्सियल, यानी कि एक्सियल के फील्ड अगर पता है तो अगर हम हाफ कर दें तो हमें इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू डायपोल पता चल जाता है। गॉट दिस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चा लोग। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट केस, यानी कि हम बात करने वाले हैं C3 केस थर्ड, इन जनरल पोजीशन। इन जनरल पोजीशन बच्चों ध्यान दो, जनरल पोजीशन क्या है। जनरल पोजीशन का मतलब एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर अगर निकालें। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, मान लिया ये इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया सपोज दैट, यहाँ पर है -Q
और यहाँ पर है प्लस क्यू, और ये सेंटर क्या है बच्चों, ओ है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। और ये लेंथ क्या है, एल है, और ये लेंथ क्या है, एल है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप सब बता पाएंगे कि दिस इज द डायपोल मोमेंट पी, ये डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन है। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक। ये डायपोल मोमेंट पी है। अगर हमें इसकी एक्सिस से आर दूरी पर सिचुएटेड किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि इसकी एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस डायपोल मोमेंट पी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा, इस पी का हम एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, देखो एक कंपोनेंट इधर आ गया पी का, ठीक। और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, दिस वन, और ये हो जाएगा बच्चा लोग पी साइन थीटा। क्लियर है, तो ध्यान देना है, ठीक है। ये आ गई सिचुएशन, इसको पीछे बढ़ा देते हैं। मतलब देखा जाए तो एक डायपोल ये बन गया जिसका डायपोल मोमेंट इधर है, ये है पी कॉस थीटा, और एक डायपोल इधर बन गया, इसका डायपोल मोमेंट क्या है बच्चा लोग, ये है पी साइन थीटा। ओके, तो पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा के लिए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और पी कॉस थीटा के लिए ये एक्सियल पोजीशन हो गई। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट, मान लेते हैं एम है, जहां पर अपन को नेट फील्ड निकालना है, ठीक है, एम है। तो देखो एक्सियल पोजीशन की फील्ड तो एक्सिस के अलोंग आएगी, तो ई एक्सियल तो इधर आ जाएगा, बात समझ में आ रही, ई एक्सियल तो इधर आ जाएगा। लेकिन इक्वेटोरियल जो होगा, डायपोल मोमेंट इधर है तो इसकी विपरीत जाएगा, यानी कि इसकी विपरीत कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेटोरियल। ओके, तो इक्वेटोरियल दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर पहले हम ई एक्सियल निकालें और इक्वेटोरियल निकालें, फिर नेट फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिखते क्या है, सिंस ई एक्सियल कैसे आता है, के टू पी, लेकिन पी का काम कौन कर रहा है, पी कॉस थीटा, तो के टू पी कॉस थीटा अपान यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये कितनी है, आर है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आर क्यू। क्लियर हो गई बात, तो ये ई एक्सियल आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम इक्वेटोरियल निकाल लें, तो इक्वेटोरियल आ जाएगा के पी अपान आर क्यूब, लेकिन पी का काम इस बार पी साइन थीटा कर रहा है, तो के पी साइन थीटा अपान आर क्यूब आ गया, जो कि इधर है, ठीक है। अब ई एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या है, एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो हम लिखते हैं सिंस ई इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर टू ई एक्सियल, तो ऐसे में नेट फील्ड एट थीटा लोकेशन कैसे पता चलेगा, यह आ जाएगा बच्चा लोग अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, वैल्यूज रख लेते हैं। तो ई एट थीटा मिलने वाला है अंडर रूट ई एक्सियल की वैल्यू ये है के टू पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा बच्चा लोग के पी साइन थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, तो जरा ध्यान दो, अंडर रूट लगा दिया मैंने, देखो के पी अपान आर क्यूब यहाँ पर भी है, के पी अपान आर क्यूब यहाँ पर भी है, इसका होल स्क्वायर तो इससे कॉमन कर लेते हैं, तो आ गया के पी अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर कर लिया कॉमन, ठीक है बच्चा लोग। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बच रहा है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई थीटा, इसको देखो रूट से बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, के पी अपान आर क्यूब बाहर हो गया, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, अंडर रूट में यहाँ पर बच रहा है बच्चों टू का स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। गॉट दिस, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, तो ई एट थीटा इक्वल टू हो गया के पी अपान आर क्यूब, ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन। तो ये रिजल्ट मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों, अब ध्यान देना है, यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ ई थीटा इक्वल टू आ गया के पी अपान आर क्यूब, और
यहाँ अंडर रूट के अंतर्गत इतना आ रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ गया बच्चों 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो ये रिजल्ट आ गया यानी कि रिजल्ट आ गया थीटा लोकेशन पर ई थीटा इक्वल टू के पी अपान आर क्यूब और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। ये आ गया थीटा लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी डाइपोल के कारण जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई, ठीक है बच्चों। अगर हम निकालें एक्सियल पोजीशन में, तो अगर थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक्सिस पर पहुंच जाएंगे इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो ई एक्सियल क्या मिल जाएगा बच्चों, के पी अपान आर क्यूब और अंडर रूट में देखो 3 और कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 1 यानी कि 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो देखो ई एक्सियल यहाँ से मिल गया के 2p अपान आर क्यूब आ गया, जो कि एक्सियल पोजीशन में यही फील्ड होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थीटा क्या ले लें बच्चा लोग 90 डिग्री ले लें तो इक्वेटोरियल पोजीशन मिल जाएगा। तो इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा के पी अपान आर क्यूब, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 0, और 0 इंटू 3 0 और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आ जाएगा। तो ई थीटा भी यहाँ से पता चल जाता है दिस मच न्यूटन पर कूल। क्लियर हो गई बात बच्चों। और ये कितना डायरेक्शन बना रहा होगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट फील्ड इधर आ रही है, ई थीटा इधर आ रही है, तो इधर से मान लेते हैं अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा कैसे पता चलेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि अल्फा कैसे पता चलेगा, तो ये आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि इक्वेटोरियल अपान बेस यानी कि ई एक्सियल। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर अप किया इस लेक्चर में, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, और अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछेंगे। इसके नेक्स्ट सीक्वेंस्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स। ओके, तो वी विल कम सून विद इट्स सीक्वेंस लेक्चर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।